हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे सीबीएसई क्लास 12th की हमारी इंग्लिश की जितनी भी पोएम्स है उसको। ये वाली वीडियो एक मैराथन होने वाली है जिसमें हम सभी पोएम्स को समझ लेंगे बिल्कुल आसान भाषा में एक ही वीडियो में। तो क्या है, सारी पोएम्स उनको देखेंगे, उसके बाद में वन बाय वन सबकी समरी को समझ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जितनी हमारी पोएम्स आ रही है उनके नाम देख लेते हैं हम। तो हमें पता है कि जो हमारी टोटल 5 पोएम आ रही है फ्लेमिंगो बुक में से, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और सबसे पहले हमारी पोएम है जिसका नाम है माई मदर एट 66। उसके बाद में जो नेक्स्ट पोएम है वो है कीपिंग क्वाइट। थर्ड पोएम हमारी है जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। नेक्स्ट है अ रोड साइड स्टैंड। फिफ्थ हमारी पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर। सो ये 5 पोएम है जो आपके आ रही है पेपर में। सबकी समरी को समझ लेंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं पहले एक पोएम को, माई मदर एट 66। तो ये हमारी पहली पोएम है जिसका नाम है माई मदर एट 66। इस वाली पोएम में ये बात बताई गई है कि एक लड़की होती है जो अपनी मम्मी की बढ़ती हुई उम्र को देखकर बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि उसको डर लगता है कि शायद अब उसकी मम्मी जिंदा नहीं बचेगी, शायद उसकी जो डेथ है वो नज़दीक आ गई है। और इसी बात का जो डर है वो उस लड़की को सताता है, और वही इस पोएम में दिखाया गया है। तो यानी इस पोएम के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आता है आपका, तो आपको ये बात मेंशन करनी है कि क्या क्या हुआ था। साथ में आपको एक इसका मेन थीम जो होता है, मैं आपको मेन लाइन बता रहा हूँ, मेन थीम आपको ये लिखना है पोएम में कि इस वाली पोएम में लव दिखाया गया है एक डॉटर और उसकी मदर के बीच में। साथ ही साथ में फियर भी दिखाया गया है, यानी डर दिखाया गया है। अब ये डर किस चीज का डर है? सेपरेशन का, यानी कि उसको डर है बेटी को कि शायद अब उसकी मदर की ज्यादा एज हो गई है और उसकी जो डेथ है वो नजदीक है। तो जो फियर है सेपरेशन का वो इसमें बताया गया है। तो बहुत ही इमोशनल पोएम है ये। और अब हम समझते हैं इसमें आपको कैसे कैसे लिख कर आनी चीजें। यहाँ पर जो इसकी समरी मैंने लिखी है ये बहुत ही आसान शब्दों में लिखी है। आप एक बार इसको रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको लिखना है। साथ ही साथ में इस पोएम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको बिल्कुल आसानी से लिख सकोगे अगर आप एक बार इसको रीड कर लोगे तो जैसे पोएम हमारी दे रखी है कि माई मदर एट 66 पोएम इज रिटन बाय कमला दास। ये बहुत आसान है। उसके बाद में इट शोज द पोएट्स लव फॉर हर मदर। मैंने आपको सबसे पहले बताया था इसमें प्यार दिखाया गया है, लव दिखाया गया है। तो ये बात इसमें बता रखी है पोएट्स का जो लव है फॉर हर मदर एंड हर फियर ऑफ लूजिंग हर। ये इस पोएम का मेन थीम है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि पोएम का मेन थीम क्या है, तो इसमें फियर की बात करी गई है और लव की बात करी है। लव बिटवीन अ डॉटर एंड अ मदर, यानी कि एक बेटी और उसकी मम्मी में जो प्यार है उसको दिखाया गया है बिटवीन डॉटर एंड हर मदर। और फियर किस चीज का है? तो ये आपको याद रखना, फियर है सेपरेशन का, यानी कि अलग होने का, फियर ऑफ सेपरेशन। तो ये इसका मेन थीम है। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है पोएम से रिलेटेड, अगर आप ये बात लिख कर आओगे तो आपका जो आंसर है वो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। उसके बाद में बता रखा पोएट इज गोइंग टू एयरपोर्ट। अब पोएम में जो जो चीजें होती है वो यहाँ से स्टार्ट है। ये जो पोएट है वो जा रही है एयरपोर्ट विद हर मदर, अपनी मम्मी के साथ में। हर मदर इज सिटिंग बिसाइड हर इन द कार। अब गाड़ी ये चला रही होती है जो हमारी पोएटेस है, और इसके साइड में इसकी मम्मी बैठी हुई होती है। तो जैसा होता है जब आदमी गाड़ी चलाता है तो इधर उधर देखता है, तो जब इसकी नजर अपनी मम्मी पर जाती है तो ये देखती है कि इसकी मम्मी की अब उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, यानी कि अब ये इनकी जो एज है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, वो बूढ़ी हो चुकी है। तो पोएट की मदर का डिस्क्रिप्शन यहाँ दे रखा है। ये जो पोएट की मदर है ये लुक्स वेरी ओल्ड एंड टायर्ड। इसकी शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि इनको अब बुढ़ापा आ चुका है। जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति 60 साल से ऊपर का है, 66 की इसकी मदर है, तो उसके बारे में बताए गए तो वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। हर फेस लुक्स कलरलेस। जो इसका फेस है उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिख कर आना है कि ये कलरलेस हो गया था। साथ ही साथ में ये लग रहा था एक डेड बॉडी के फेस की तरह।
उसके बाद आप एक लाइन इसमें और दे रखी है कि ये इसका जो चेहरा था इनकी मम्मी का वो पीला पड़ चुका था। पीले का मतलब उसके अंदर जो चार्म था, जो ब्यूटी थी, वो खत्म हो गई है। अब इसी बात को सोचकर पोएट है वो सैड है। दिस मेक्स द पोएट फील सैड, यानी ये जो फीलिंग है कि उसकी मम्मी बूढ़ी हो चुकी है, यही फीलिंग इसको सैड, इसकी सैडनेस का कारण बनती है। क्यों? बिकॉज शी रियलाइजेज दैट हर मदर इज गेटिंग ओल्ड, क्योंकि उसको रियलाइज हो जाता है उसकी मम्मी अब बूढ़ी हो चुकी है। और अब उसके अंदर चाइल्डहुड फियर आ जाता है। बचपन में एक डर रहता है हम सबके अंदर, बच्चों के अंदर, कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनसे अलग ना हो जाए, यानी कि आप कहीं खो ना जाओ या आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपसे अलग ना हो जाए। तो यही फियर अब इसके अंदर दोबारा आ गया है। अब क्यों आ गया है? क्योंकि अब इसकी एज ज्यादा हो गई है इसकी मदर की, तो इसको पता है कि इनकी जो डेथ है वो कभी भी हो सकती है। तो जो फियर है सेपरेशन का, वो अब दोबारा इनके अंदर आ गया है। तो चाइल्डहुड फियर किसको बोला गया है? चाइल्डहुड फियर यानी बचपन का जो डर था कि कहीं ये इसकी मम्मी इनसे दूर ना हो जाए, यानी इनकी मम्मी इनसे सेपरेट ना हो जाए, इस बात का ही डर था। अब ये डर दोबारा क्यों आ गया है? डर इसलिए आ गया है क्योंकि इनकी जो मदर है उनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है और अब उनकी डेथ कभी भी हो सकती है। यही पोएम में बताया गया है। उसके बाद में ये बता रखा है फॉर चेंजिंग हर मूड, यानी कि इस जो ये थॉट होता है कि उसकी मम्मी अब बुढ़ापे में आ गई है, इसकी मदर की डेथ कभी भी हो सकती है, इस थॉट को बदलने के लिए पोएट क्या करती है? गाड़ी से बाहर देखने लग जाती है। जैसा मैं बताया कि अगर हम किसी एक तरीके की एक्टिविटी करते हैं और उससे हमारा मन भर जाता है या हम ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो हम उस एक्टिविटी को छोड़कर कोई दूसरा काम करने लगते हैं। तो जो पोएट्रेस होती है ये भी क्या करती है? गाड़ी से बाहर देखने लगती है फॉर चेंजिंग हर मूड, टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट फियर ऑफ लॉस, यानी इस फियर से बाहर निकलने के लिए पोएट क्या करती है? गाड़ी से बाहर देखने लग जाती है। शी सीज यंग चिल्ड्रन एंड ट्रीज, लेकिन जब वो गाड़ी से बाहर देखती है तो वो देखती है बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और साथ ही साथ में ट्रीज को देखती है। जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी से भरे हुए हैं, फुल ऑफ एनर्जी है, और जो उनका फेस है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है, यानी जैसा पता है बच्चों का जो फेस होता है वो ब्राइट होता है, चार्मनेस उनके अंदर होती है। दे आर अपोजिट ऑफ हर मदर्स ओल्ड एज, बच्चों को इस वाली पोएम में दिखाया गया है कि जो मदर है उनके फेस से कंपैरिजन की गई है। बच्चों के फेस के अंदर ब्राइटनेस है, बच्चे फुल ऑफ एनर्जी है, लेकिन जो पोएटेस की मदर है वो अब बच्चों के जो फेस है उससे बिल्कुल अपोजिट है। उनके अंदर अब बुढ़ापा आ गया है, उनका जो चेहरा है अब वो पीला पड़ चुका है, साथ ही साथ में अब उनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो यही सारी बातें पोएटेस को तंग करती हैं। आपसे पेपर में 3-4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बच्चों से कंपेयर किया गया था तो किस रीजन से किया गया है। तो आपको ये लिखना है जब पोएटेस को ये बात सताने लगती है कि उनकी मदर की बहुत ज्यादा एज हो चुकी है, तो वो गाड़ी से बाहर देखती है। गाड़ी से बाहर देखने पर उनको बहुत सारे बच्चे दिखाई देते हैं, बच्चों के फेस है वो खिले हुए हैं, बच्चे फुल ऑफ एनर्जी है। वहीं जो पोएटेस की मदर है वो बहुत ही ज्यादा बुढ़ापे में जा चुकी है, उनका जो फेस है वो पीला पड़ चुका है, बच्चों का जो फेस है उसमें ब्राइटनेस ज्यादा है। इस तरीके से आपको लिख कर आना है। फिर लास्ट में ये बात बताई गई है कि जब ये एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, आफ्टर रीचिंग एयरपोर्ट, तब क्या होता है? व्हेन दे रीच एयरपोर्ट पोएट लुक्स हर मदर अगेन, जब पोएट और उसकी मम्मी एयरपोर्ट पर चले जाते हैं तो वो देखते हैं, वो दोनों एक दूसरे को दोबारा से देखते हैं। शी फील सैड बट डज नॉट शो हर सैडनेस, जो पोएटेस है वो दुखी रहती है मन के अंदर से, और लेकिन वो अपने दुख को अपनी मम्मी से शेयर भी नहीं करना चाहती है क्योंकि वो और भी ज्यादा दुखी हो जाएगी फिर उसकी मदर। तो ये क्या करती है? पोएटेस हंसती है और अपनी मम्मी से कहती है सी यू सून अम्मा, यानी कि हम दोबारा मिलेंगे, ऐसा पॉजिटिव स्टेटमेंट वो देकर जाती है अपनी मदर को और बाय बोलकर चली जाती है। तो जो पोएम है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है और इसमें ये बात बता रखी है कि जो फियर ऑफ सेपरेशन है वो हर किसी को तंग करके रख देता है, यानी कि जो पेरेंट्स से प्यार होता है और एक न एक उम्र पर आने के बाद में जो फियर ऑफ सेपरेशन है वो हर किसी के अंदर आ जाता है। और यही फियर ऑफ सेपरेशन पोएटेस के अंदर आ गया था, और जब वो तंग हो जाती है तो उसी चीज को इस पोएम में बताया गया है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। आप इन जो मेन मेन पॉइंट्स हैं इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और रिवीजन के लिए अपने पास में रख सकते हो। तो यहाँ पर हमारी ये फर्स्ट पोएम कंप्लीट हो गई है। अब हम सेकंड पोएम अपनी देखेंगे जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। सो नेक्स्ट पोएम है हमारी कीपिंग क्वाइट, जिसको लिखा है पेब्लो नेरुदा ने।
इस वाली पोयम का मतलब क्या है पहले उसको समझो। कीपिंग क्वाइट का मतलब है शांत हो जाओ। जैसा कि अगर कोई एक पर्सन किसी एक तरीके की एक्टिविटी करता है तो हम उससे बोलते हैं कि भाई पहले शांत हो जा, ये देख कि तुमने क्या क्या चीजें कर दी है, उसकी वजह से तुम्हें क्या नुकसान हुआ है, साथ ही साथ में नेचर को क्या नुकसान हुआ है। तो यही बात पोएट बताते हैं कि थोड़ी देर के लिए जितने भी लोग हैं दुनिया के अंदर सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, ये देखो कि तुम्हारी एक्टिविटीज ने तुम्हें कितना नुकसान पहुंचाया है। थोड़े से फायदे के लिए, थोड़ी सी लग्जरी लाइफ के लिए किस तरीके से हम लोगों ने, ह्यूमंस ने धरती को नुकसान पहुंचाया है, नेचर को नुकसान पहुंचाया है, उस बात को ही पोएट ने इस पोयम में कन्वे किया है। साथ ही साथ में पोएट ने रिक्वेस्ट की है कि 12 सेकंड के लिए सभी लोग शांत हो जाओ, जो काम कर रहे हो सबको छोड़ दो, इन काम को रेस्ट दो। साथ ही साथ में अपने दिमाग से सोचो कि जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उसकी वजह से नेचर को क्या नुकसान हुआ है, और इन तरीके की एक्टिविटीज को अब स्टॉप करो। अब जो पोएट है वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरीके की एक्टिविटीज को स्टॉप हो जाने से एक चीज तो क्लियर है कि सब लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, और साथ ही साथ में पीसफुलनेस क्रिएट होगी पूरे वर्ल्ड में। जो लोग युद्ध कर रहे हैं, वॉर कर रहे हैं, जो लोग फिशरमैन होते हैं जो मछलियों को पकड़ रहे हैं, साथ ही साथ में जो लोग नमक निकाल रहे हैं समुद्र से, इस तरीके के एग्जाम्पल पोएम में दिए गए हैं। सभी को पोएट ये बोलते हैं कि अब शांत हो जाओ, इस तरीके की एक्टिविटीज को खत्म करो, और ये देखो कि नेचर को कितना हमने नुकसान पहुंचाया है, और अब हम किस तरीके से इस सब चीजों से छुटकारा पाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो यही बात इसमें बताइए, कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है शांत होना। तो ये लिखी है पेब्लो नेरूदा ने। इन दिस पोएम पोएट आस्क पीपल टू स्टॉप देयर एक्टिविटीज फॉर 12 सेकेंड्स। इस पोएम में पोएट ने ये बात बोली है कि 12 सेकंड के लिए सभी लोग शांत हो जाओ, जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो उसको छोड़ दो। रीजन क्या है इसका साइलेंस का? पोएट सेज कि अगर एवरीवन बिकम साइलेंट एंड स्टॉप डूइंग एवरीथिंग, अगर हर कोई शांत हो जाए और जो भी एक्टिविटीज वो कर रहा है पर्टिकुलर एक्टिविटी 12 सेकंड के लिए उसको छोड़ दे, पीपल विल गेट टाइम टू थिंक अबाउट देयर लाइफ्स। जो लोग हैं उनको टाइम मिल जाएगा कि जो वो एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके बारे में सोचने का। इस वाली लाइन में पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि जो हम गलत एक्टिविटीज कर रहे हैं, नेचर को हार्म पहुंचा रहे हैं, नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस तरीके की एक्टिविटीज को हम रियलाइज करें, साथ ही साथ में उसको सुधार सके। तो ये बात पोएट बताना चाह रहे हैं। फॉर सेल्फ रियलाइजेशन साइलेंस इज नेसेसरी। अपना रियलाइज करने के लिए, अपनी एक्टिविटीज को रियलाइज करने के लिए साइलेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी शांत रहना। वट पोएट वॉन्ट्स, अब पोएट चाहता क्या है हम लोगों से? पोएट वॉन्ट्स ऑल द पीपल ऑन द अर्थ नॉट टू टॉक एनी लैंग्वेज, यानी 12 सेकंड के लिए किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करनी है किसी को भी। फिशरमैन विल स्टॉप किलिंग व्हेल्स। अब कुछ एग्जांपल्स इसमें दिए गए हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन में आ जाए तो ये सारे एग्जांपल आपको इसमें मेंशन करके आने पड़ेंगे कि जो फिशरमैन है वो स्टॉप करे मछलियों को मारना। जो भी लोग हैं जो सॉल्ट कलेक्ट कर रहे हैं, सॉल्ट गैदर कर रहे हैं, विल स्टॉप देयर वर्क एंड लुक एट देयर हैंड्स, और जो उनके घायल हाथ है उनकी तरफ वो ध्यान दे। हमें पता है कि समुद्र में जो व्यक्ति जो सॉल्ट होता है उसको निकालते तो उनके हाथों के ऊपर बहुत ज्यादा घाव हो जाते हैं। तो पोएट ये बात बताते हैं कि इन घाव को देखो, जो एक्टिविटीज तुम कर रहे हो उसकी वजह से तुम्हें क्या नुकसान हो रहा है, जो एक्टिविटीज तुम कर रहे हो उसकी वजह से नेचर को क्या नुकसान हो रहा है, उसको समझने में हमें सहायता मिलेगी अगर हम 12 सेकंड के लिए शांत हो जाएंगे तो। साथ ही साथ में नेचर में किस तरीके से रहा जाता है पीसफुली और हारमोनी के साथ में किस तरीके से रहा जा सकता है उसको पोएट बताना चाहते हैं। उसके बाद में एक और एग्जांपल यहाँ पर देते हैं, टू स्टॉप वॉर, यानी कि जो युद्ध चल रहे हैं उनको स्टॉप करो, 12 सेकंड के लिए सोचो कि हम क्या काम कर रहे हैं और क्यों हम इस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। ये बात पोएट बताना चाहते हैं। रिजल्ट क्या होगा इस साइलेंस का? दिस साइलेंस विल ब्रिंग पीस। जो ये साइलेंस है ये पीस लाएगा, शांति लाएगा। दिस विल हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस। साथ ही साथ में बैलेंस बनाएगा ये नेचर और ह्यूमंस के बीच में। हमें पता है जो हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज है उसकी वजह से नेचर को नुकसान पहुंचता है, तो इस साइलेंस की वजह से हमें सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम मिलेगा, खुद की एक्टिविटीज को समझने का टाइम मिलेगा। साथ ही साथ में नेचर में किस तरीके से हम चीजों को सही कर सकते हैं और नेचर को किस तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकते उसके बारे में जानकारी मिलेगी। उसके बाद में पोएट ये भी बताते हैं कि साइलेंस का मतलब डेथ नहीं है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ जाता है तो इम्पोर्टेंट है
कि साइलेंस में और डेथ में पोएट ने क्या डिफरेंस बताया है, या टोटल इनएक्टिविटी का मतलब क्या है उसको समझाओ। तो पोएट का मतलब टोटल इनएक्टिविटी या डेथ नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पोएट सिर्फ ये चाहता है एक पॉज दो जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो और साइलेंट हो जाओ 12 सेकंड के लिए, सेल्फ रियलाइज करो कि हम क्या काम कर रहे हैं, बस। ये आपको 3-4 पॉइंट है जो लिख कर आने हैं। आपको ये लिखना है पोएट टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं, पोएट शांत रहने के लिए बोलते हैं, स्टिलनेस के लिए बोलते हैं, साथ ही साथ में एक पॉज लेना चाहिए हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, और पीसफुली किस तरीके से रहा जाए उसके ऊपर ध्यान देना है हमें सेल्फ रियलाइज करके। तो ये बात आपको लिखनी है। कंक्लूजन यही है कि जो पोएट है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोगों से फॉर अ पॉज, शांति के लिए, टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस। बहुत ही आसान पोयम है, पेपर में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आप लिख कर आ सकते हो। मैंने ये आपको यहाँ पर बहुत ही आसान वर्ड्स का इस्तेमाल किया जिससे आपको समझने में किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। तो आप इन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने पास में रख सकते हो फॉर बेटर रिवीजन। अब हमारी जो तीसरी पोयम है जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, उसको समझेंगे और उसमें किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको समझते हैं। हमारी नेक्स्ट पोयम है जिसका नाम है थिंग ऑफ ब्यूटी। ये थर्ड पोयम है आपकी। इस वाली पोयम में जो पोएट है जॉन कीट्स, वो हमें ये बताते हैं कि नेचर में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे दिल को शांति पहुंचाती है, साथ ही साथ में हमें खुशी देती है। तो यहाँ पर है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी ब्यूटीफुल थिंग्स जो हमें खुशी देती है, साथ ही साथ में हमें शांति प्रोवाइड करती है। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब ये ब्यूटीफुल थिंग। तो इस पोयम को लिखा है जॉन कीट्स ने। इन दिस पोयम द पोएट सेज कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स है गिव अस हैप्पीनेस फॉरएवर, यानी कि जो भी ब्यूटीफुल थिंग्स है वो हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है हमेशा के लिए। फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा के लिए हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है। गिफ्ट्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग, अब ब्यूटीफुल थिंग्स हमें क्या देती हैं, ये क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आ जाता है। ब्यूटीफुल थिंग्स होती क्या क्या है, ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। साथ ही साथ में पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि पोएट क्या बात बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ब्यूटीफुल थिंग्स हमें क्या गिफ्ट प्रोवाइड करती हैं। इट गिव्स अस हैप्पीनेस, ब्यूटीफुल थिंग्स से हमें हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है। इट्स ब्यूटी नेवर फेड्स, जो ब्यूटीफुल थिंग्स है उसकी जो ब्यूटी होती है उसका हमारे ऊपर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है, उसकी जो खुशी होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती है। साथ ही साथ में इट इज अ सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय, जो ये ब्यूटीफुल थिंग्स होती है ये हमें हमेशा जॉय प्रोवाइड करती है, खुशियां प्रोवाइड करती है। तो ये पोएट बताना चाहते हैं। उसके बाद में ये बताया गया है कि जो प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ में उसको पोएट बताते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ये जो प्रॉब्लम है वो हमारे अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करती है, लेकिन जो ब्यूटीफुल थिंग्स है ये हेल्प करती है हमें कि जो भी नेगेटिविटी है हमारी लाइफ की, जो भी सैडनेस है हमारी लाइफ की, उसको भुलाने में और हमें खुशी प्रोवाइड करने में। तो यही बात इसमें बता रखी है कि हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी, सैडनेस, प्रॉब्लम्स होती है। इन प्रॉब्लम्स को भुलाने में, हमें खुशी प्रोवाइड करवाने में, हमें जॉय प्रोवाइड करवाने में ब्यूटीफुल थिंग्स जो नेचर में होती है वो हमारी हेल्प करती है। उसके बाद में कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर। पोएट गिव्स एग्जांपल्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स सच एज, क्या क्या वो ब्यूटीफुल थिंग्स है, द सन, द मून, द ट्रीज, ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक डैफोडिल्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ ग्रेट हीरोज। ये सारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो पोएम के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो पोएट बताते हैं कि छोटी से छोटी चीजें भी हमारे दिमाग के ऊपर एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट डालती है और हमें हमेशा जिंदगी में खुशियां प्रोवाइड होती है उन सब चीजों से, हमें हमेशा खुशियां मिलती हैं ऐसी चीजों से। और इसमें जो नीचे का इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ ग्रेट वॉरियर्स से ग्रेट हीरोज, इसमें पोएट ये बताते हैं कि हमें जो सोल्जर्स होते हैं या जो योद्धा होते हैं उनकी जिंदगी के जो लेसन्स होते हैं उनको पढ़ने में भी हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और हमें वो सारी चीजें इंस्पायर करती है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको याद रखने हैं। पोयम का मेन आइडिया यही है कि ब्यूटीफुल थिंग्स जो नेचर की है वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा होप लाती है, हैप्पीनेस लाती है और शांति लाती है। तो ये पोयम का मेन आइडिया था। यहाँ पर हमारी पोयम कंप्लीट हो गई है। आप इन पॉइंट्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने पास में रख सकते हो रिवीजन के लिए। तो यहाँ पर हमने पोयम नंबर 3 को समझ लिया है। अब हमारी जो नेक्स्ट पोयम है उसको हम समझेंगे जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड। तो उस वाली पोयम को भी समझ लेते हैं अभी।
तो अब हमारी पोयम है अ रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड का मतलब होता है एक स्टॉल। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, कुछ इस तरीके का स्टॉल होता है जिसको रोड साइड स्टैंड बोलते हैं। ये स्टॉल्स जगह जगह हाईवे पर रहते हैं, और जो विलेजर्स होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, सब्जी वगैरह या फ्रूट्स वगैरह बेचते हैं, जिससे वो अपनी जिंदगी को बेटर तरीके से चला सके। तो इस पोयम में ऐसे ही लोगों की कहानी को बताया गया है। पोएट ने ये बात बताई है कि कुछ विलेजर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो गांव से आए हुए होते हैं, और वो सिटी में यानी कि शहरों में बड़े बड़े जो नगर होते हैं वहां पर अपने रोड साइड स्टैंड लगाते हैं। और वो ऐसा सोचते हैं या ऐसी वो आशा करते हैं कि जो भी रईस लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो उनके यहाँ आएंगे स्टॉल पर, उनसे सामान खरीदेंगे, और उसकी वजह से जो रोड साइड स्टैंड लगाते हैं उन लोगों को फायदा होगा। लेकिन जो अमीर लोग हैं, वो लोग उनकी दुकान से या उनके स्टॉल से कोई सामान नहीं खरीदते। वो पहली बात तो उनकी दुकान पर या उनके स्टॉल पर गाड़ियां रोकते ही नहीं है, और अगर बाई चांस गाड़ियां रोकते भी है तो सिर्फ कंप्लेन करते हैं कि आपका जो साइन बोर्ड है उसकी वजह से नेचर की ब्यूटी खराब हो रही है, जो नेचर है उसको किस तरीके से आप बर्बाद कर रहे हो, इस तरीके की कंप्लेंट वो उन लोगों से करते हैं। तो पोएट यही बात बोलते हैं इस पोयम में कि जो लोग सिटी से बिलोंग करते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उन लोगों को और जो गरीब लोग हैं जिनके स्टॉल्स होते हैं रोड पर, उनसे सामान खरीदना चाहिए, जिससे कि उन लोगों की रोजी रोटी अच्छे से चल सके। ये इस पोयम में बात बताई गई है। तो क्या है पोयम? सबसे पहले बता रखा है दिस पोयम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उन्होंने क्या बात बताई है? इट डिस्क्राइब्स द डिफिकल्ट लाइफ ऑफ पुअर विलेजर्स। इसमें पुअर विलेजर्स की डिफिकल्ट लाइफ को बताया गया है। इट ऑल्सो शोज सेल्फिश बिहेवियर ऑफ रिच सिटी पीपल। साथ ही साथ में जो रिच लोग होते हैं शहर के, उनके सेल्फिश बिहेवियर को भी बताया गया है कि वो लोग किस तरीके से अपनी सेल्फिशनेस की वजह से इन लोगों से सामान नहीं खरीदते, और ये लोग गरीब के गरीब रह जाते हैं। रोड साइड स्टैंड होता क्या है? अब इससे रिलेटेड ही सारी पोयम ये लिखी गई है। जो लोग ये रोड साइड स्टैंड लगाते हैं उनके बारे में, जो सिटी से लोग बिलोंग करते हैं उनके बारे में। The roadside stand in the poem, poor villagers build a small roadside stand नियर द हाईवे। यानी कि जो पुअर विलेजर्स होते हैं वो स्मॉल रोड साइड स्टैंड लगाते हैं हाईवे के पास में। उसके बाद में पुअर विलेजर्स होप दैट पीपल ट्रेवलिंग इन कार्स फ्रॉम द सिटी विल स्टॉप एंड बाय गुड्स फ्रॉम देम। यानी कि वो लोग सोचते हैं कि जो लोग गाड़ियों से आएंगे शहर से, और वो लोग क्या करेंगे, उनका सामान खरीदेंगे। गुड्स का मतलब होता है जो सामान वो बेच रहे हैं। दे वॉन्ट टू अर्न सम मनी टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स। और जो ये विलेजर्स हैं, जो लोग ये स्टैंड लगाते हैं, जो स्टॉल लगाते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि वो लोग कुछ पैसा कमा लेंगे अगर सामान उनका बिक जाएगा तो। लेकिन व्हाट डू सिटी पीपल एक्चुअली डू? जो सिटी पीपल है वो क्या करते हैं असलियत में? जो सिटी पीपल है, ये रिच पीपल है, डू नॉट स्टॉप एट द रोड साइड स्टैंड। यानी कि वो रोड साइड स्टैंड पर रुकते ही नहीं है, उनके स्टॉल के पास रुकते ही नहीं है। दे डू नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम दीज स्टॉल्स। वो इन स्टॉल से किसी भी तरीके का सामान नहीं खरीदते हैं। और अगर वो बाई चांस रुक भी जाते हैं, दे ओनली कंप्लेन अबाउट देयर साइन बोर्ड्स। वो कंप्लेन करते हैं उनके साइन बोर्ड्स के बारे में, साथ ही साथ में उनसे बोलते हैं कि तुमने नेचर को खराब कर दिया है। इस तरीके की बात वो उनसे करते हैं। दे डू नॉट केयर अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेजर्स। वो विलेजर्स की प्रॉब्लम से उनका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि विलेजर्स को चाहे उनकी बिक्री हुई हो, चाहे उनकी बिक्री नहीं हुई हो, उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो आते, पहली बात तो आते ही नहीं है, और अगर बाई चांस आते भी है तो सिर्फ कंप्लेन करके चले जाते हैं। फिर उसके बाद में पोएट गवर्नमेंट के बारे में बताते हैं, और जो लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके बारे में बताते हैं। यानी कि जो लोग नेता होते हैं उनके बारे में बताते हैं। जो नेता वगैरह होते हैं, इनमें से कुछ लोग इन विलेजर्स से झूठे वादे करके जाते हैं, फॉल्स प्रोमिस करते हैं, और इनके जो भी वादे करे हुए रहते हैं उनको पूरा नहीं करते। इनकी जिंदगी के अंदर कोई भी चेंज नहीं लाते हैं। तो यही बात इसमें बता रखी है। विलेजर्स ऑल्सो होप दैट गवर्नमेंट विल हेल्प देम। ये लोग सोचते हैं, ये लोग ऐसी आशा करते हैं कि गवर्नमेंट इनकी मदद करेगी। लेकिन बट सम लीडर्स ओनली मेक फॉल्स प्रोमिसेस। जो कुछ लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो इनसे झूठे वादे करके चले जाते हैं। मेन आइडिया पोएम का यही है। पोएट विशेस दैट दीज पुअर पीपल शुड गेट रियल हेल्प। यानी कि जो ये गरीब लोग हैं इनको रियल हेल्प मिलनी चाहिए, सो दैट दे कैन लिव अ बेटर लाइफ, जिससे इनको एक बेटर जिंदगी मिल सके। तो ये हमारी पूरी पोयम है।
अब यहाँ पर ये वाली पोएम कंप्लीट हो जाती है, जिसमें पोएट हम सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें विलेजर्स की, जो लोग रोड साइड स्टैंड लगाते हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। मदद का मतलब ये नहीं हमें उनको पैसे देने हैं, मदद का मतलब पोएट का सिर्फ ये है कि हमें उनकी दुकान से सामान खरीदना चाहिए, जिससे उन लोगों की रोजी रोटी चल सके और वो अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर सके। तो ये है ये पोएम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेन मेन पॉइंट्स का। अब हम समझते हैं अपनी नेक्स्ट पोएम, जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। सो ये हमारी लास्ट पोयम है, जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर। इस वाली पोयम में पोएट ने ये बात बताई है कि किस तरीके से पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के साथ में अत्याचार किए जाते हैं, साथ ही साथ में महिलाओं को कम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जिससे वो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाती है। इसमें बेसिकली दो मेन कैरेक्टर है, एक है आंट जेनिफर, दूसरे हैं उनके द्वारा बनाए गए टाइगर्स। आंट जेनिफर एक क्लोथ के ऊपर टाइगर बनाती है। टाइगर बनाने का मतलब है जैसे कि सुई धागे से बनाए जाते हैं, सिलाई करके एम्ब्रॉयडरी करके टाइगर्स बनाए जाते हैं। तो आंट जेनिफर भी इस तरीके से टाइगर्स को बनाती है, एक पर्दे के ऊपर, एक क्लोथ के ऊपर। तो इस पोएम में ये बात बताई गई है कि आंट जेनिफर वैसे तो बहुत ज़्यादा दुखी है, वैसे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन वो अपने अंदर का जो डिज़ायर है उसको दिखाती है अपनी कलाओं में। वो अपने अंदर का डिज़ायर, यानी वो भी स्ट्रांग होना चाहती है, वो भी कॉन्फिडेंटली मूव करना चाहती है एक टाइगर की तरह, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है। साथ ही साथ में उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा है। पुरुष प्रधान समाज ने उनके ऊपर एक दबाव बनाकर रखा है। जैसा कि हम सबको पता है कि आजकल डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, महिलाओं को जीवन में आगे बढ़ने के कम अवसर मिलते हैं। तो यही सारी चीज़ें पोएम में बताई गई है। और एक इसमें से मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही रहता है कि अंकल का वेडिंग बैंड, यानी कि जो रिंग अंकल ने पहनाई थी आंट जेनिफर को, उसका क्या रोल और उसको किससे कंपेयर किया गया है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। तो सबसे पहले आंट जेनिफर टाइगर में क्या बता रखा है, दिस पोएम इज रिटन बाय एड्रिन रिच। ये सबसे पहले पोएट का नाम हमें बता दिया है। इट डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ अ वुमेन नेम्ड आंट जेनिफर एंड द डिफिकल्टीज इन हर मैरिड लाइफ। इस पोएम में आंट जेनिफर के कैरेक्टर के थ्रू जो भी वुमेन की जिंदगी में दिक्कतें होती है, जो परेशानियां होती है, उसको दिखाया गया है। साथ ही साथ में उनकी इच्छाओं को, यानी डिजायर को भी दिखाया गया है। आंट जेनिफर के बारे में बताया गया है पहले, इन पोएम आंट जेनिफर इज मेकिंग अ डिजाइन ऑफ टाइगर्स ऑन अ पीस ऑफ क्लोथ। ये वाली लाइन है जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है और इजी है, आप इसको एज इट इज लिख सकते हो अपने आंसर में। अगर आपको ये नीचे वाली लाइन याद नहीं होती तो आप खाली यहाँ तक लिख सकते हो, लेकिन नीचे वाली लाइन अगर लिख कर आओगे तो वैसे ठीक माना जाता है आंसर में कि कंप्लीट लाइन हो जाती है। जैसे इसमें लिखा है कि आंट जेनिफर टाइगर बना रही थी एक क्लोथ के ऊपर, तो ये बात समझ में आ रही है। लेकिन आप ये अगर लिखोगे थ्रू एम्ब्रॉयडरी, यानी कि सुई धागे से बना रही है। अगर ऐसा नहीं लिख सकते तो आप सिर्फ ये भी लिख सकते हो कि डेकोरेटिव स्टिचिंग। वैसे तो स्टिचिंग का मतलब होता है सिलना, और डेकोरेटिव स्टिचिंग वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है एम्ब्रॉयडरी की जगह। अगर दोनों में से कुछ याद नहीं हो तो बस यहाँ तक लिख देना कि इज मेकिंग टाइगर ऑन अ पीस ऑफ क्लोथ। ये बात हमें समझ में आ गई। उसके बाद में क्वालिटीज क्या होती है टाइगर्स की जिनको वो बना रही है। टाइगर्स शी क्रिएट्स लुक स्ट्रॉन्ग, फियरलेस एंड प्राउड। जो टाइगर वो बना रही है वो स्ट्रांग होते हैं, निडर होते हैं और प्राउड होते हैं। दे वॉक कॉन्फिडेंटली, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मूव कर सकते हैं जंगल के अंदर। हमें पता है टाइगर है, टाइगर कुछ भी कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, इनके अंदर ज्यादा ताकत रहती है, स्ट्रांग रहते हैं। लेकिन जब ये आंट जेनिफर की बात आती है तो इनकी पर्सनैलिटी को पोएट्रेस ने दिखाया है कि आंट जेनिफर इज वीक एंड नर्वस। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए टाइगर को और आंट जेनिफर को तो ये बात पता चलती है कि टाइगर जो है वो तो फियरलेस है, वो स्ट्रांग है, लेकिन आंट जेनिफर कमजोर है और नर्वस है। हर हैंड्स शेक वाइल शी इज डूइंग एम्ब्रॉयडरी। जब वो बुनाई कर रही होती है, कढ़ाई कर रही होती है, तब उनके हाथ कांप रहे होते हैं आंट जेनिफर के। ये बात इसमें बता रखी है। और एम्ब्रॉयडरी की जगह आप डेकोरेटिव स्टिचिंग भी लिख सकते हो, जैसा मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर हैंड्स शेक वाइल शी वाज डूइंग एम्ब्रॉयडरी। उसके बाद में हम लिखेंगे वेडिंग बैंड के बारे में, कि अंकल की जो वेडिंग बैंड दिया था अंकल ने शादी के टाइम पे, बता जो रिंग वगैरह पहनाई जाती है, तो उसको ही बताया है इसमें। अंकल का जो वेडिंग बैंड है सिंबलाइज करता है प्रेशर को,
जो उनकी मैरिड लाइफ से उनको मिला है। यानी कि शादी होने के बाद में लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो यही सारी चीज़ इसमें बता रखी है कि जो अंकल का वेडिंग बैंड है वो आंट जेनिफर के हाथ में है, लेकिन वो उस वेडिंग बैंड से ये दिखाना चाहते हैं कि उनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ है, उनके ऊपर प्रेशर है बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी का। ये बात इसमें बता रखी है। पोएट सजेस्ट दैट आंट जेनिफर फील्स हैवी बर्डन ऑफ हर मैरिज, यानी कि आंट जेनिफर शादी के प्रेशर को झेल रही है। उसके बाद में हमें बता रखा है पोयम का मेन आइडिया। पोयम शोज स्ट्रगल ऑफ वुमेन इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के साथ में किस तरीके से व्यवहार किया जाता है और उनको किस तरीके से दबाया जाता है, ये वाली बात बता रखी है। और जो महिलाएं होती हैं उनकी इच्छा होती है फ्रीडम की, जैसे आंट जेनिफर है वो भी फ्रीडम के साथ घूमना चाहती है, कॉन्फिडेंटली रहना चाहती है। तो इन सारे डिजायर्स को वो तो अपनी जो कला है उसके थ्रू दिखा देती है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनको जिंदगी में आगे बढ़ने की और जिंदगी में अपने लिए कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। तो पोयम में यही बात बता रखी है कि जो स्ट्रगल होता है वुमेन का उसको दिखाया गया है, साथ ही साथ में उनके साथ में किस तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है उसको बताया गया है। तो ये इस पोएम के मेन मेन पॉइंट्स, आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने पास में रख सकते हो रिवीजन के लिए। इस वाली पोएम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही पूछे जाते हैं कि आंट जेनिफर के जो क्वालिटीज है उसको बताओ, टाइगर की क्वालिटी और आंट जेनिफर की जो क्वालिटी है उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है उसको आप बताओ। साथ ही साथ में जो अंकल का वेडिंग बैंड है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है या वो क्या सिंबलाइज करता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, जो अंकल का वेडिंग बैंड है वो सिंबलाइज करता है प्रेशर को, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है। साथ ही साथ में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में किस तरीके से महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है उसको शो करता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स अगर आप लिख कर आ जाओगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हमने पांचों पोएम को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में जिसमें अपने कंप्लीट चैप्टर्स को समझेंगे, साथ ही साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको समझेंगे। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।